हेलो बच्चों, हम विज्ञान के सेट ए के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आपके सामने प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 हैं। ये सही विकल्प, सही जोड़ियां और रिक्त स्थान हैं। ये मैंने आपको क्लास में भरवा दी थी। आप एक बार और इनका मिलान कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में सी सही है, उपयुक्त दोनों। दूसरा ऑप्शन में डी सही था 10। तो इस तरह से आप देख लें और इनको भर लें। चलिए हम प्रश्नों पर चलते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये बहुत मोस्ट प्रश्न है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को चलो हम याद करते हैं। जैसा हमने क्लास में याद किया था, बहुत सरल है। यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत फैलाने के बाद यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति या चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो बहुत सरल प्रश्न है। इसी का अथवा प्रश्न है, विद्युत फ्यूज का उपयोग। तो विद्युत फ्यूज का क्या उपयोग है? हम सभी अपने घरों में देखते आ रहे हैं कि विद्युत फ्यूज वह उपकरण है या युक्ति है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में होकर जाने वाली धारा की अधिकतम सीमा नियंत्रित की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 8 है, गैल्वेनोमीटर। क्या है गैल्वेनोमीटर, क्या कार्य है? तो हम सभी जानते हैं कि परिपथ में, जो विद्युत परिपथ होता है, उसमें विद्युत धारा के मापन और विद्युत धारा के बहने की दिशा को प्रदर्शित करने वाले उपकरण को हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। 8वें प्रश्न का ही अथवा में दिष्ट धारा के स्रोत पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पर 3 स्रोत देख लेते हैं। पहला है विद्युत सेल, दूसरा है रासायनिक विद्युत सेल और तीसरा है दिष्ट धारा जनित्र। तो ये 3 स्रोत हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है, हमसे परिभाषा पूछी गई है कि खनिज क्या है। तो हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। पृथ्वी से प्राप्त वे पदार्थ जिनमें धातुएं आसानी से या उनके यौगिक उपस्थित होते हैं, खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी से प्राप्त वे पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक उपस्थित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है? तो ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। बहुत ही सरल परिभाषाएं हैं। अयस्क क्या है? ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। और इसी का एक और गैंग है। तो गैंग क्या होता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ। कौन कौन सी अशुद्धियाँ? जैसे कि रेत, मिट्टी आदि, इनको हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि ध्वनिक या सोनोरस क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि धातुएं जब किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ऐसी धातुओं को ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। उनके इस गुण को हम ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जनन का विकास में भी बहुत योगदान है। तो इस तरह से हमने कुछ प्रश्न देखे। चलिए हम और आगे प्रश्नों को देख लेते हैं। एक प्रश्न है कि आनुवांशिकता क्या है। तो बहुत सरल 2 नंबर का प्रश्न है, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण या स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। इसी के अथवा में एक प्रश्न दिया गया है कि द्विसंकर क्रॉस क्या है। तो हमने पढ़ा है पाठ में कि मेंडल ने जब दो विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। तो 2 विपरीत लक्षणों को लेकर कराए गए संकरण को या क्रॉस को हम क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में हमसे फिर से परिभाषाएं पूछी गई हैं कि विभवांतर क्या है। तो हमने इसको भी अच्छी तरह से पढ़ा है और फिर से पढ़ लेते हैं
कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। तो दो विभव के बीच का जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विभवांतर कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमसे पूछी गई है कि प्रतिरोध क्या है। तो ये भी हम जानते हैं कि चालक के द्वारा विद्युत प्रवाह में उत्पन्न रुकावट उस चालक का क्या कहलाता है? उसका प्रतिरोध कहलाती है। फिर इसी के अथवा में परिभाषा पूछी गई है कि विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत के द्वारा किसी धातु पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं। और इसी में हमसे पूछा गया है ओम का नियम। इसको हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो इसको देखते हैं। यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाएं, जब विद्युत चालक की हम भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित हों, तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये अपना ओम का नियम है। इसका सूत्र हमने परसों क्लास में अच्छी तरह से देखा था। फिर एक प्रश्न था ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ये भी बहुत सरल है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कारण क्या है इसका? तो सबसे बड़ा कारण है कि वृक्षों की कटाई होती जा रही है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। दूसरा, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, इनसे जो गैसें निकलती हैं वो तापमान बढ़ाती हैं। और एरोसोल जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी वातावरण का तापमान बढ़ाती हैं। और तापमान का बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। चलिए, इसका अथवा वाला एक बहुत सरल प्रश्न है कि खाद्य जाल क्या है? तो ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि अनेक खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा परस्पर मिलकर बनाया गया एक जाल क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। यानी कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न हमने यहाँ पर पढ़े। और एक और प्रश्न था, एक प्रश्न दिया गया है, उसमें पूछा गया था कि पदार्थ X का नाम क्या है? तो पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। और उसका सूत्र क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है CaO। फिर पूछा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का उपचयन और दूसरे का अपचयन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और ये अभिक्रिया हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है। देखिए, Fe2O3 + 3CO और Fe + 3CO2। तो यहाँ पर हमें ये लिखना होगा कि यहाँ पे जो CO है उसका अपचयन हो रहा है तथा Fe2O3 का अपचयन हो रहा है, CO इसका उपचयन हो रहा है और Fe2O3 का अपचयन हो रहा है। चलिए, आगे वाले पेज को हम और देख लेते हैं। ये देखिए, हमसे पूछा गया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमें इसमें एक अभिक्रिया भी लिखना होगा, CH4 मीथेन और 2O2। तो इसमें क्या होगा? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लास्ट में क्या निकल रही है? ऊष्मा। उसी तरह से एक और अभिक्रिया है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी के बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है ऊष्माशोषी। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर बर्फ का जल में बदलना। फिर एक प्रश्न है जिसमें आपसे ब्यूटेनॉन, हेक्सेनल और ब्रोमोपेंटेन एथेनोइक अम्ल की संरचना बनाने के लिए कहा गया है। तो इनकी संरचना आपको बनाना है।
बहुत सरल है, हम क्लास में देख चुके हैं। चलिए हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। कुछ अभिक्रियाएँ दी गई हैं और इन अभिक्रियाओं को हमें संतुलित करना है, तो इसको भी हम देख चुके हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 कि प्रतिवर्ती क्रियाएँ क्या होती हैं और इनकी क्रियाविधि। तो चलो इसको हम पढ़ते हैं। वे अनैच्छिक क्रियाएँ जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन या फिर किसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे जब किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ हट जाता है अपने आप। इसी प्रकार संवेदनाओं को संवेदी अंगों से संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया जाता है। पेशी प्रेरणा या उद्दीपन के अनुसार कार्य करती हैं और अपना हाथ उठ जाता है, वहाँ से हट जाता है। इसमें हम तंत्रिका कोशिका का एक चित्र भी बना सकते हैं। चलिए अब अगला हमसे प्रश्न पूछा गया था कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़े हैं कि दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम एक दृष्टि दोष की परिभाषा लिख देंगे। जब कोई व्यक्ति निकट या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो इस स्थिति को हम दृष्टि दोष कहते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसी प्रकार दूरदृष्टि, जब कोई व्यक्ति दूर की रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता तो उसे हम दूरदृष्टि कहते हैं। और एक और तीसरा कौन सा है, जरा दृष्टि। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि वृद्धावस्था के कारण जब किसी व्यक्ति को ना पास और ना ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है तो उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। पर एक प्रश्न है कि प्रिज्म से प्रकाश का जो अपवर्तन है उसका हमें चित्र बनाना है। तो हम उसका चित्र एक प्रिज्म को बनाएंगे और उस प्रिज्म से इस तरह से आपतित किरण, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण को दर्शाते हुए ये चित्र यहाँ पर बना देंगे। एक अगला प्रश्न है ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर। तो ये भी बहुत सरल प्रश्न है। पहला पॉइंट तो हमें प्रश्न में ही दिया गया है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जबकि अनॉक्सी श्वसन केवल कोशिका द्रव में होता है। अगला हम पॉइंट लिख सकते हैं कि ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न होते हैं जबकि अनाक्सी श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अल्कोहल उत्पन्न होते हैं। और चौथा बहुत सरल इसका पॉइंट है कि ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है जबकि अनॉक्सी श्वसन में उसका अपचयन नहीं होता है पूरी तरह से। चलिए कुछ और प्रश्नों को हम देख लेते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न है कि धमनी और सिरा में अंतर। तो ये भी सरल है। पहला पॉइंट तो हमने याद ही किया था, कितना सरल था कि धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं जबकि सिरा की दीवारें पतली होती हैं। और धमनियाँ क्या करती हैं, धमनियाँ हृदय से रक्त का संवहन संपूर्ण शरीर को करती हैं। धमनियाँ हृदय से रक्त को शरीर के संपूर्ण भाग तक ले जाती हैं जबकि सिराएं संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर हृदय में एकत्रित करती हैं। और क्या है कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं जबकि सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम इसके अंतर को याद करेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो साबुन क्या है, यह वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं जबकि अपमार्जक यह एरिल या एल्किल अम्लों की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम लवण होते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि साबुन या कठोर जल के साथ अच्छा झाग नहीं देते हैं
जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ अच्छा झाग देते हैं। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि साबुन कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि अपमार्जक यह सामान्यतः कपड़ों की धुलाई के लिए ही बनाए गए हैं। और चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह जल में साबुन जो है वो जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बनाते हैं, जबकि अपमार्जक कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं। और फिर आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र और उसकी संरचना लिखना है। बहुत सरल है, हम उसमें लिखेंगे मीथेन, एथेन, एथीन और एथाइन। और फिर हम उनके क्या लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे और उसकी संरचना लिख देंगे। लास्ट में हम देखते हैं प्रश्न, व्यंजक चूर्ण का नाम हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका सूत्र CaOCl2 है। इसका उपयोग कागज़ और कपड़ों का रंग हटाने में यानी कि व्यंजन में और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका अथवा धावन सोडा था तो इसका नाम सोडियम कार्बोनेट और इसका सूत्र Na2CO3 होता है। इसका उपयोग धावन सोडे का कहाँ किया जाता है, कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में और घरों की साफ सफाई के लिए होता है। लास्ट है बेकिंग सोडा, तो हम इसके नाम से ही समझ रहे हैं कि इसका पहले नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र NaHCO3 है। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में बेकिंग पाउडर के रूप में होता है और सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ये हमने सेट ए के प्रश्नों को देखा। आपने इनको याद कर लिया होगा, इनको दोबारा से रिवीजन कर लें और इसके अलावा भी आपको जो प्रश्न आप वर्ष से पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको भी याद कर लें। एक एक नंबर के ओटी, खालिस्तान, सही जोड़ियाँ, सही विकल्प, एक वाक्य में उत्तर, इनको भी अच्छी तरह से देख लें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।